तो अब इंतखाबात 2019 के 7वें मरहले यानी आखिरी मरहले के सिर्फ आखिरी घंटे की अब पोलिंग बची है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और लगातार न्यूज 18 उर्दू इस मरहले की कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। धड़कनें तेज होने वाली है। अब से कुछ देर के बाद एग्जिट पोल आएगा और एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ तस्वीर बनने वाली है वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा 23 तारीख को जब असल तस्वीर आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उस पर भी नजर होगी न्यूज 18 उर्दू की। लेकिन आज 7वें और आखिरी मरहले की अगर हम बात करें तो 59 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आज शानदार पोलिंग हुई। जिन जिन रियासतों में यह पोलिंग हो रही है, अगर मगरबी बंगाल को हम छोड़ दें, तकरीबन तमाम रियासतों से पुरअमन तरीके से वोटिंग की खबरें आई हैं। सिर्फ मगरबी बंगाल, जहां पर आज आखिरी मरहले के तहत 9 सीटों पर पोलिंग हो रही है, इन 9 सीटों में से कुछ जगहों से गड़बड़ी की खबर जरूर आई, लेकिन इतना खुशाइंद है कि मगरबी बंगाल से वोटिंग फीसद बहुत शानदार रहा है। 7 मरहले आज मुकम्मल हो जाएंगे। आखिरी 1 घंटा बचा है और बार बार न्यूज 18 उर्दू आपसे यह अपील कर रहा है कि अगर अब तक आपने जमहूरियत के इस जश्न में शामिल नहीं हुए हैं, अपना वोट आपने कास्ट नहीं किया है, तो फौरन अपने घर से आप पोलिंग बूथ के लिए निकलिए और अपना वोट कीजिए, क्योंकि आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि बिहार के पटना साहब की अगर हम बात करें तो यहां पर पोलिंग हो रही है। एक ऐसा अहले खाना पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए पहुंचा जिसके घर का एक फर्द कैंसर से मुतासिर है। बताया जा रहा है कि मुतासिरा शख्स का नाम पद्म सिंह है और वो बीमारी की वजह से बोल नहीं पाते। पद्म का 40 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। जानलेवा बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद वो हर इंतखाब में, हर इलेक्शन में अहले खाना के साथ वोट देने आते हैं। अहले खाना यानी इनके घर वालों का मानना है कि पोलिंग का दिन उनके लिए एक त्योहार की तरह है। इस ताल्लुक से हमारी नुमाइंदा जीवती ने अहले खाना से खास बातचीत की है। देखिए आप। ऐसे परिवार के साथ जहां पर 4 जनरेशन्स मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फैमिली के मुखिया हैं, जो वो यहाँ पर कैंसर पेशेंट है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा संदेश देने के लिए पहुँचे हैं कि वोट करना कितना आवश्यक है। और इनके चेहरे पे जो है वो मुस्कान देखी जा सकती है। खुश हैं आज वोट करके? बहुत खुश है। कैंसर पेशेंट हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप समझिए कि कितना बड़ा पूरे समाज को ये संदेश दे रहे हैं, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है तमाम लोगों के लिए ना। बिल्कुल इनकी तीव्र इच्छा की वजह से आज हम लोगों के मन में भी रहा है कि हम लोगों ने कभी वोट देना नहीं छोड़ा। लगातार हम लोग देते आए हैं वोट और हमारा यहाँ बहुत पुराने बासिंदे हैं हम लोग पटना के। 4 जनरेशन हैं, दादाजी मेरे फादर, मैं और मेरा बेटा, 4 जनरेशन। तो हम लोग कोशिश करें फॉर अ बेटर फ्यूचर, इसके फ्यूचर, मेरे फ्यूचर, सबके फ्यूचर के लिए वोट देना तो एसेंशियल है। हमारा राइट है, उसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। कितनी खुशी होती है जब पूरा परिवार एक साथ वोट देने आता है? और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा वोट देके। और जी एकदम पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं और बहुत खुशी भी होती है देने के लिए कि अच्छी सरकार आए, अच्छा भविष्य रहे देश का और पटना का खास, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ का भविष्य अच्छा रहे। चलिए, तो भविष्य सही हो और जिस क्षेत्र के ये हैं उस क्षेत्र में बेहतर विकास कर पाए, ये संदेश लेकर। और कितना ज़रूरी है वोट करना, ये संदेश 92 साल के बुजुर्ग दे रहे हैं जो खुद कैंसर पेशेंट है, लेकिन इसके बावजूद इनके चेहरे पर वोट देने के बाद जो खुशी है वो देखने लायक है। और पूरे समाज में एक बड़ा संदेश कि वोट देना कितना आवश्यक है। कैमरा राजेश के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे वोटर्स जो बीमारी की हालत में हैं, कमज़ोर हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने के लिए अपने घर से निकले हैं, ऐसे वोटर्स को वाकई में सलाम करना चाहिए। अब आखिरी मरहले की ये लड़ाई है और आखिरी मरहले का सिर्फ 1 घंटा और बचा है। लगातार सुबह से न्यूज़ 18 यही अपील कर रहा है कि आप जमहूरियत के इस जश्न में जरूर शामिल हों। आखिरी मरहले के बाद क्या कुछ तस्वीर होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और जैसे ही पोलिंग खत्म होगी, न्यूज़ 18 उर्दू अपना एग्जिट पोल लेकर भी आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच मेरे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए आज की पोलिंग पर बातचीत करने के लिए। संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनके अलावा दिनेश सिंह जी बीजेपी लीडर हैं और जेबा यास्मीन मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी लीडर। तीनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और इनके अलावा राम गोपाल यादव मेरे सहयोगी, मेरे साथी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राम गोपाल, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा,
सिर्फ आखिरी 1 घंटा रामगोपाल बचा हुआ है। गोरखपुर में लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। आखिर 1 घंटे में क्या कुछ नजारा है गोरखपुर का? बिल्कुल, जो गोरखपुर की लड़ाई है वो महागठबंधन बना बीजेपी की लड़ाई है, और बीजेपी ने भले ही यहाँ पे रविकिशन शुक्ला को मैदान में उतारा है, लेकिन एक तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बार बार वो जितने भी जनसभाएं किए हैं उन जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही वोट मांगे हैं। तो इस कारण से लड़ाई यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। इस वक्त जिस बूथ पे मैं खड़ा हूं, अगर वहां की कुछ तस्वीरें दिखाऊं तो अब महिलाओं की जो लाइन थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब इक्का दुक्का जो पुरुष वोटर बचे हैं वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत अगर यहाँ की बात करें तो 55% से अधिक ऊपर जाने की उम्मीद है। अभी कुछ देर में आंकड़े आ जाएंगे 5 बजे तक के, 6 बजे तक के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो करीब 58 से 60% के बीच रहने की जिला प्रशासन और यहाँ लोगों के द्वारा जताई जा रही है। और ये अगर इतना भी मतदान होता है तो ये मतदान प्रतिशत यहाँ के लिए सही होगा, क्योंकि 2014 के चुनाव में अबू सिर्फ 54% मतदान हुआ था, जबकि उपचुनाव में तो मतदान प्रतिशत बिल्कुल कम हुआ था। शहरी क्षेत्र में तो सिर्फ 38% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार मतदाता बाहर निकले हैं और 2014 के लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार अधिक मतदान होने की उम्मीद अभी जताई जा रही है। बिल्कुल, यानी गोरखपुर से अच्छी खबर है। जिस तरह से हमारे साथी राम गोपाल बता रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक पोलिंग हुई है, अगर 6 बजे तक की पोलिंग की बात करें तो 60% से ज्यादा पोलिंग हो सकती है। यानी गोरखपुर वाले कहीं ना कहीं शाबाशी के भी हकदार एक तरह से बन रहे हैं। लेकिन राम गोपाल, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बाइपोल हुए थे और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में एसपी बीएसपी का जो गठबंधन था उसने एक तरह से सेंध लगाई थी, क्या कुछ लोगों का रुझान है? बिल्कुल अबू, देखिए ये गोरखपुर जो है, ये आपने सही कहा कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। ये गोरखपुर मंदिर, गोरक्षनाथ मंदिर का गढ़ रहा है। 1989 से लेके लगातार कोई ना कोई मंदिर का प्रतिनिधि ही यहाँ से चुनाव लड़ा है और जीता है। उसमें योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ रहे हों, उसके बाद फिर 98 से लेके लगातार 2014 तक योगी आदित्यनाथ रहे हों। और इनके योगी आदित्यनाथ ने, जब योगी आदित्यनाथ चुनाव में आगे बढ़ने लगे, राजनीतिक इच्छा है, तो उन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन को भी खड़ा किया था। वो भी उनका चुनाव में प्रचार करती थी, वो भी उनके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन जो आपने अभी 2018 का जिक्र किया, 2018 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद हिंदू युवा वाहिनी को सांस्कृतिक संगठन के रूप में खड़ा कर दिया गया था। लेकिन इस चुनाव में, 2019 के चुनाव में, रविकिशन के चुनाव में ये साफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का संगठन अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा हुआ, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जिस संगठन के संरक्षक हैं, यानी कि हिंदू युवा वाहिनी भी लगातार रविकिशन शुक्ल के पक्ष में प्रचार कर रही है। और बूथ बूथ पे उसके कार्यकर्ता अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी कि जो चुनाव है वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे रविकिशन लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी है। 2018 में महागठबंधन के जिस प्रत्याशी यानी प्रवीण निषाद ने विजयश्री हासिल की थी और महागठबंधन के एक चेहरे के रूप में हीरो की तरफ उभरे थे, वो 2019 में लोकसभा चुनाव शुरू होने के कुछ दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और भाजपा के टिकट पर खलीलाबाद से चुनाव लड़ते हैं। जिस निषाद पार्टी से महागठबंधन हुआ था 2018 के उपचुनाव में, वो निषाद पार्टी जाके खड़ी हो जाती है एनडीए के पाले में। साथ ही जो उस वक्त 2018 में पीस पार्टी जो समर्थन करती थी, पीस पार्टी इस समय इस चुनाव में बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। यानी कि जातिगत समीकरण और राजनीतिक समीकरण 2018 और 2019 में एकदम से अलग है। 2018 में पीस पार्टी, निषाद पार्टी, सपा बसपा विपक्ष मिलकर लड़ा था, लेकिन 2019 में सिर्फ सपा बसपा मिलकर लड़ रही है और इनके साथ निषाद पार्टी, एनडीए, बीजेपी इधर की तरफ है। यानी कि दोनों के आंकड़े अलग अलग हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ के जमीनी निषाद नेता रामभुआल निषाद को उन्होंने टिकट दिया है और इस लड़ाई को रोचक बनाने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल राम गोपाल, यानी निषाद वोटर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले तस्वीर बदली गोरखपुर की, ऐसे में निषाद वोटर गोरखपुर की सीट पर बहुत अहम रोल अदा करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रहा था कि निषाद जो है वो 3 से 3.5 लाख के करीब यहाँ पे मतदाता है। और बीजेपी इसी कारण जब 2018 का चुनाव हुआ तो निषाद पार्टी से गठबंधन करते हुए अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय यादव के पुत्र प्रवीण निषाद को अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाया। बीजेपी ने ठीक इस बार उलट कर दिया और निषाद पार्टी को एनडीए के साथ शामिल कर लिया। लेकिन उसी के साथ महागठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बना दिया। रामभुआल निषाद चूंकि यहाँ के जमीनी नेता रहे हैं, जब कौड़ी राम यहाँ की विधानसभा हुआ करती थी तो वहां से विधायक भी हुआ करते थे, मायावती के सरकार में वो जो है मंत्री भी रहे। हालांकि रामभुआल निषाद भी सभी पार्टियों में रहे हैं। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पहले वो भाजपा के में ही थे और भाजपा से गोरखपुर ग्रामीण से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने गोरखपुर ग्रामीण से उनको टिकट नहीं दिया तो फिर वो बगावत करते हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में चले गए थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। उसके पहले वो बसपा में भी रहे थे, यानी कि सभी पार्टियों में वो अपना रह चुके हैं। लेकिन फिर भी निषाद रामभुआल निषाद एक जमीनी नेता है यहाँ पे और निषादों में अच्छे खासे पॉपुलर हैं, वो लोगों के घर जाते हैं और महागठबंधन का अपना एक वोट बैंक है। इस कारण से गोरखपुर की लड़ाई तो वो रोचक बना रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में रामभुआल निषाद बनाम रवि किशन की यहाँ लड़ाई नहीं हो पाई, जो कि महागठबंधन ने कोशिश की कि इस लड़ाई को रामभुआल निषाद बनाम रवि किशन शुक्ला कर दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रवि किशन शुक्ला भी बार बार यही प्रचार करते रहे कि ये तो रवि किशन कहते रहे कि मैं तो सिर्फ चेहरा हूं, मैं खड़ाऊ लेके आया हूं, लड़ाई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विकास तो मैं कर ही रहा हूं, विकास मैं करूंगा, आप इनको लड़ाइए, मेरे प्रतिनिधि के रूप में भेजिए। और शायद इसीलिए 25 से अधिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 से अधिक छोटी बड़ी जनसभाएं गोरखपुर में की हैं, उसमें चाहे छात्र सम्मेलन हो, चाहे कुल मिला के गोरखपुर की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। और जैसा कि हमारे सहयोगी रामगोपाल बता रहे थे कि 2018 जब बाई पोल हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उस वक्त से और अब 2019 के चुनाव के वक्त कई सियासी तस्वीर बहुत हद तक बदली हुई है। ऐसे में गोरखपुर की जो लड़ाई है वो और ज्यादा दिलचस्प हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल मेरे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोरखपुर की सीट पर बातचीत करने के लिए। मैं ज़ेबा यास्मीन आपके पास आना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे सहयोगी रामगोपाल बता रहे थे कि 2018 में जो बाई पोल हुआ था, 2018 के बाई पोल से लेकर 2019 के इस चुनाव तक तस्वीर गोरखपुर की बहुत बदली हुई है। देखिए, राम गोपाल जी ने वैसे भी बहुत ज़्यादा विस्तार में समझा दिया है और मुझे लग रहा है सबको स्पष्ट हो गया होगा। बाईपोल जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रवीण निषाद जी जो खड़े हुए थे वो अपने में इतने वोट बैंक नहीं रखते थे कि वो उपचुनाव जीते, मुख्यमंत्री जी को हटाए। वो तो पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े थे तो उन्हें जीत हासिल हुई। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ डरे हुए थे, इसीलिए प्रवीण निषाद को एंड टाइम पे फोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराया। अब इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी जी ने, बाबा जी ने उन्हें कुछ ऐसा प्रसाद दिया है कि प्रवीण निषाद जी उनके पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और अपना जनता, अब ये जनता, अगर निषाद कम्युनिटी की आप बात करते हैं तो निषाद कम्युनिटी भी अपने में अक्ल रखती है और वो समझ सकती है कि प्रवीण निषाद पे जिस जनता ने भरोसा देके जिताया था उसी जनता को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करके वो आज खलीलाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस जनता ने भरोसा जताया उस जनता को आपने धोखा दिया है, पार्टी को धोखा दिया है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। अब बात आती है, हमने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है वो जमीनी नेता है, वो लोगों से जुड़े हैं और सपा बसपा का जितना भी वोट बैंक है, हमारे भी सारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ के अगर हमने मजबूर कर दिया है कि वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, डर बीजेपी का अपने आप दिख रहा है। अगर पोलिंग जैसे कम हुई थी, बाईपोल में 38% हुई थी, इस बार 58% अगर होती है तो इस बार हम लोग भारी बहुमत से जीतने का दावा। दिनेश सिंह जी, योगी आदित्यनाथ की साख गोरखपुर सीट पर एक साल में दूसरी बार 2018 में शिकस्त हुई थी, एसपी बीएसपी साथ में थे, एक बार फिर से एसपी बीएसपी साथ में, लेकिन तस्वीर कुछ बदली हुई है। अबू जी, असल में क्या है कि जो 2018 का चुनाव था वो प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं था और ऐसे समय में वो गठबंधन हुआ था जब किसी को पता नहीं था, ना तो भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रेटजी थी। आज पता है कि सपा और बसपा एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। और दूसरी चीज, अभी जेबा जी कह रही थी
कि प्रवीण निषाद जी जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, अब जिसको समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया है वो जमीनी कार्यकर्ता है। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनको कुछ प्रसाद योगी जी ने दिया होगा जो उनके साथ चले गए। तो इनको बताना चाहिए कि जब इनके साथ गए थे तो अखिलेश जी ने कौन सा प्रसाद दिया था। अरे वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं तो ये तो चुनाव तो जीते थे वही ना, जिनको आप जमीनी कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं तो वही गठबंधन से चुनाव जीते थे। आज जेबा जी मैं बीच में नहीं बोलता, जेबा जी मैं बीच में बोला आपको क्या, मैं भी बोल सकता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उनकी पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन होता है तो फिर तकलीफ समाजवादी पार्टी को होने लगती है। आज सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राम गोपाल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया, एक एक चीजों का उन्होंने पोस्टमार्टम किया कि पिछले चुनाव की स्थिति क्या थी, इस चुनाव के हालात क्या है। और वैसे भी गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटों है, चाहे महंत अवैधनाथ जी रहे हो चाहे महंत योगी आदित्यनाथ जी रहे हो, ये परंपरागत सीट है। क्योंकि हाँ, उस हार को हम स्वीकार करते हैं, उसकी हमने एनालिसिस की और हमने स्ट्रेटजी तय की। आप देखिएगा अभी चुनाव संपन्न हो जाएगा, देखिएगा कि जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने किया है, इनका वो नापाक गठबंधन कामयाब होने वाले नहीं है। ठीक है, ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा, ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। दिनेश सिंह जी, संजीव कौशिक जी, जो बात तर्क जेबा जी दे रही या दूसरी तरफ जो तर्क दिनेश सिंह जी दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं गोरखपुर सीट को? 2018 जब बाई पोल हुए थे उसके बाद अब 2019 में रियल चुनाव एक तरह से हो रहे हैं। अब पीएम को एक तरह से चुनना है। दिनेश सिंह ने कहा कि 2018 में कोई पीएम चुनना नहीं था। कैसे देखा जाए अब इस लड़ाई को? देखिए, गोरखपुर का सीट जो है वो प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे के सम्मान का प्रतीक बन गया है आज के वक्त में। खास करके इससे पहले जब योगी जी उस सीट पे काबिज होते थे, बीच में जिस तरह का समीकरण बना, योगी जी को इस बात का एहसास है कि उन्होंने शायद सीरियस नहीं लिया उस वक्त, और गठबंधन की राजनीति उसी की एक झलक अभी दिखने को मिलेगी तब 23 तारीख को मतगणना होगी। तो गठबंधन की राजनीति को उन्होंने उस वक्त हल्के में लिया, जिसका नतीजा ये था कि परंपरागत एक ऐसा सीट उनके हाथ से फिसल गया जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इस बार के इलेक्शन में उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि ये जो एक मानसिक रूप से हम पिछड़े हुए दिखाई दे रहे थे, या सारे लोग उन पे ये प्रेशर दे रहे थे, दबाव दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ही अपनी सीट हार जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसके मायने क्या है और क्या मैसेज जाता है। उन्होंने पूरी कोशिश करी है, और इसी कोशिश के तहत चूंकि वहाँ छोटे छोटे दल जो हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या निषाद पार्टी की बात हो, जिनको अपने पाले में लाने की बात है, ये भी एक रणनीति के तहत ही उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। हालांकि वो पहले उधर ही थे, भारतीय जनता पार्टी में लाने की बात थी, और भारतीय जनता पार्टी में वो आए भी कहीं और से, वो हैं अभी। लेकिन ये एक तरह से उस गठबंधन के ताकत को कमजोर करने की सियासत थी कि योगी आदित्यनाथ ने उनको अपने पाले में ला लिया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि गठबंधन की अपनी एक अलग ताकत है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। जो मैसेज उन्होंने दिया है वो ये मैसेज दिया है गठबंधन वालों ने लोगों के बीच में कि ये भी हमारे पाले में थे, इनका इस्तेमाल किया, उधर गए, और उन्हीं के बदले में, निषाद के बदले में किसी निषाद को खड़ा कर देना, ये बहुत बड़ी रणनीति रही है। अब चूंकि मैंने कहा कि रवि किशन जी जो है, रवि किशन का अपना कोई एक कलाकार होने के नाते या एक अदाकार होने का, इसके अलावा कोई पहचान है नहीं। उनसे जब कुछ पूछा जाता है तो यही बताते हैं कि यहाँ पे हमने 2, 3, 4 फिल्मों की शूटिंग करी है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो साहब आप तो पूरे देश में फिल्मों की शूटिंग करते हैं, पूरे देश से लगाव है, कहीं और से आप लड़ लेते, ये कोई माने नहीं रखता। दरअसल में वो एक भोजपुरी कलाकार है, भोजपुरी वासी हैं, भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, और योगी आदित्यनाथ भी चाह रहे थे कि वहाँ से किसी ऐसे को खड़ा किया जाए या लड़ाने की बात हो जो सचमुच में योगी आदित्यनाथ का फेस हो और उनका अपना। चूंकि कोई, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि रवि किशन का अपना कोई जनाधार नहीं है, केवल एक चेहरा छोड़ के कि वो एक कलाकार है, और कलाकार आज के ज़माने में आप देखेंगे तो भाजपा ने तमाम तरह के कलाकारों को तरजीह दिया है। जाहिर सी बात है वो सेलिब्रिटी हैं, उसके फायदे भी मिलते हैं। केवल भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और पार्टियों में भी इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यदि कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दी है। हालांकि ये बात भी अलग है कि इन कलाकारों के बारे में यदि हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि कितने % लोग ये उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं और कितने % काम करने वाले लोग हैं। उसमें यदि परसेंटेज देखा जाए तो काफ़ी ये पिछड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी एक चेहरा तो होता ही है, चाहे जैसे हो, एक सीट बढ़त यदि बन रही हो तो ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है उस सीट पे।
बड़े ही मजबूती तरीके से कसमकस की लड़ाई है। इसमें यह कहना उचित नहीं है कि यहाँ बड़ी आसानी से रवि किशन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं संजीव उनकी जी, वाहिनी से। दरअसल गोरखपुर सीट की जब बात होती है, अभी जैसा कि रामगोपाल भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये सीट पे कैंडिडेट कौन है उसे नहीं देखा जाता है, रवि किशन खड़े या प्रवीण निषाद खड़े, ये नहीं देखा जाता है बीजेपी की तरफ से कौन है। दरअसल इस सीट से जो होता है वो चेहरा होता है योगी आदित्यनाथ जी का, और साल 2018 में बाईपोल हार चुके हैं, 2019 में फिर से एक मौका मिला है। क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने और खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने यहां पर होमवर्क अब बहुत अच्छे से किया होगा? वो जान रहे हैं कि एसपी बीएसपी मिलकर उन्होंने शिकस्त दी है, ऐसे में बहुत मेहनत की एक तरह से जरूरत थी बीजेपी को यहां पर। यदि उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता तो आपके संवाददाता ने अभी बताया कि कैसे उनके वाहिनी सेना, हिंदू वाहिनी सेना इसमें ये सोच के चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर निषाद पार्टी को या निषाद जी को अपने पाले में लाने की बात होती, कमजोर करने की, वो गठबंधन को कमजोर करने की सियासत। तो वो पूरी, मैंने कहा कि पूरी राजनीति वो साध के कैसे यहाँ पे अपनी सीट को, प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि एक मुख्यमंत्री का सीट यदि नहीं बचा पा रहे हैं, वो खुद का सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनके लिए आने वाले वक्त में ये परेशानी का कारण बन सकता है, सबब बन सकता है। तो उन्होंने एक तरह से पूरी ताकत झोंक दी है इसमें। अब देखते हैं कि वोटरों का रुझान क्या होता है, वोटर किस पे यकीन करता है। रवि किशन पे बिल्कुल, बहुत अच्छी बात संजीव कौशिक जी आपने कही, और हम अपने नाजरीन को एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से ठीक कुछ देर बाद न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल आने वाला है। एप्सिस पार्टनर के जरिए हमने ये एग्जिट पोल कराया है। आपको बताते चलें कि एप्सिस ये वही एजेंसी है जिसने ब्रेक्जिट, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का भी एग्जिट पोल किया था, वहां के चुनाव का इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके जरिए न्यूज 18 ने ये एग्जिट पोल कराया, और ठीक 5:30 बजे हमारा ये एग्जिट पोल आएगा। सबसे सही और सबसे सटीक एग्जिट पोल हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। मैं जेबा यास्मीन, अगर यूपी पर अगर हम फोकस करें और आज की पूर्वांचल की 13 सीटों पर हम बात करते हैं, तो आप लोगों के पास एक तरह से खोने के लिए कुछ यास्मीन जी नहीं है। 2014 में आप लोगों को 0 मिला था, 0। इस बार क्या कुछ उम्मीद की जाए, क्योंकि एसपी बीएसपी साथ हैं, क्या वाकई में एक बड़ा नुकसान यहां पर बीजेपी का देखने को मिलेगा? जी, बीजेपी को नुकसान इसलिए मिलेगा क्योंकि सत्ता में 5 साल से हम नहीं थे, बीजेपी थी। और बीजेपी सत्ता में आई कैसे थी? इतने बड़े बड़े झूठ बोल के, जो भी घोषणा पत्र लेके वो आए थे, कोई भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीजेपी महोदय कह रहे थे कि महंगाई तो मुद्दा ही नहीं है। अरे, जो सिलेंडर आपने बांटे हैं, दोबारा महिलाएं उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रही हैं। सिलेंडर का रेट जब 300, 350, 400 हुआ करता था तो स्मृति ईरानी जी रोड पे चिल्लाया करती थी, आज वो हमें 800 में मिल रहा है। महंगाई, पेट्रोल का रेट इतना हाई कभी नहीं हुआ। आप ये बताइए, इनके हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जीएसटी को, नोटबंदी को मुद्दा ही नहीं मान रहे, ये बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मान रहे, महंगाई को मुद्दा ही नहीं मान रहे, किसान बर्बाद हो गया ये मुद्दा ही नहीं मान रहे, 50,000 से ज्यादा किसान ने आत्महत्या कर ली ये मुद्दा ही नहीं मान रहे। ये सारे मुद्दों पे जनता वोट करेगी और इनको रिजल्ट जो 23 को मिलेगा तब इनकी बोलती बंद होगी। दिनेश जी, 3 राज्यों में इनकी बोलती बंद करी थी, लेकिन अभी इनका पेट नहीं भरा है। 2019 में बीजेपी के सामने बिल्कुल वही तस्वीर, वही पिक्चर है 2014 में जो हमने कांग्रेस के सामने देखी थी, क्योंकि 2014 में बीजेपी को कुछ आवाम को जवाब नहीं देना था। लेकिन दिनेश जी, मुझे लग रहा है कि 2019 में यहां पर आवाम को, बीजेपी को जवाब देना है। अबू जी बिल्कुल, देखिए 5 साल के शासन के बाद, यही मैंने कहा था पिछले सेगमेंट में जब दूसरे एंकर थे उस समय बात हुई थी, और उन्होंने एक सवाल भी पूछा था संजीव जी से, बल्कि उन्होंने पूछा था कि 2019 का चुनाव किस बात के लिए माना जाएगा। अरे 2019 का चुनाव इसीलिए अबू जी माना जाएगा कि एक अकेले मोदी 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी कोई पार्टी बता दीजिए जो हर जगह चुनाव लड़ रही हो। जेबा जी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व यहां कर रही हैं, कितनी सीटें पर चुनाव लड़ रही हैं? ये लोग भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जो सिर्फ 3 दर्जन सीटों पर चुनाव ही लड़ रहे हैं, उसमें से जीतेंगे कितने? और दूसरी चीज, जेबा जी मैं बोलता नहीं, आपके बीच में बोला, पता नहीं कि मैं कुछ बोलता हूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। आप अच्छा बोलती हैं लेकिन बीच में ना बोले तो ठीक है। अब जी मैं ये कह रहा था, आप भी गलत बोलती हैं, मैं बीच में टोका करूं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं कहिए, अगले सेगमेंट में आपके टोक दूंगा। आपको अच्छा, किसी को अच्छा नहीं लगता है तू मैं कि मैं डिबेट नहीं करता हूं। सुन लीजिए, मैं अबू जी ये कह रहा था कि
ना तो समाजवादी पार्टी के पास न बहुजन समाजवादी, यहां समाजवादी पार्टी भी जीरो थी, बहुजन समाजवादी पार्टी तो पूरे उत्तर प्रदेश में जीरो थी और कांग्रेस पार्टी भी यहां जीरो थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछला, आप चाहे विधानसभा का चुनाव उठा लीजिए चाहे लोकसभा का चुनाव उठा लीजिए, अगर आप लोकसभा के बाद भी चुनाव हुआ था विधानसभा का, जहां पर इनका गठबंधन था रायबरेली और अमेठी में जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां भी मात्र एक एक सीट ही लोग जीत पाए थे जहां गठबंधन था पहले से। तो पहले से गठबंधन होते हुए इनका ये हक नहीं, लेकिन दिनेश जी, ज़ेबा जी जो आज बोल रही हैं, ये आपको बीच में टोक रहे हैं, उसके वजह बाईपोल है। जो कुछ दिन पहले ही बाईपोल जो हुए थे उसमें एसपी बीएसपी साथ में थे। गोरखपुर का रिजल्ट आपने देखा, कैराना का रिजल्ट आपने देखा, फूलपुर का रिजल्ट आपने देखा। इस वजह से आज ज़ेबा जी आपको टोक रही हैं। नहीं, बिल्कुल बोल रही हैं और इनको बोलना भी चाहिए, इसलिए कि चुनाव इनको बाईपोल लड़ना ही चाहिए, फिर इनको तो मेन इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अबूझी, बहुत जागरूक है। ये लोग जो एक दूसरे को पी पी कर गाली देते थे, आज क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप इतना मूर्ख समझते हैं कि आप साथ आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और सारी जनता इनके साथ चली जाएगी? निश्चित तौर पर मैं यही कह रहा हूं कि 5 साल के शासन के बाद भी आज महंगाई कोई मुद्दा नहीं बना पाए लोग, आज एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए, आज आतंकवाद का कोई मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। हम तो पिछले सेगमेंट में भी कहे, इस सेगमेंट भी कह रहे हैं कि आज व्यक्तिवाद, परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद मुद्दा हो गया। हम भी काम कर रहे हैं, हम काम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम काम किसी एक परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अगर काम कर रहे हैं तो सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारा नारा भी है सबका साथ और सबका विकास। आप कह रहे हैं कि कैसे मान लें? अरे मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो उनका 3 कार्यकाल था, मुख्यमंत्री का 3 काल था। उन्होंने सिद्ध किया था कि कैसे प्रदेश को चलाया जा सकता है और इन 5 सालों में उन्होंने सिद्ध किया कि कैसे देश को चलाया जा सकता है। ये लोग उसी से घबराकर ये लोग तो महागठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन बात करते करते इनका महागठबंधन गठबंधन में बदल गया और ये गठबंधन भी अबू जी फिर बैठेंगे आपके साथ। ये 23 तारीख की सुबह तक का गठबंधन है, मैं फिर कह रहा हूं। और निश्चित तौर पर हम अभी भविष्यवाणी नहीं, आप कह रहे हैं कभी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। आप भी अपना एग्जिट पोल दिखाएंगे न्यूज 18 उर्दू का, बिल्कुल सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पर होते हैं। और इतना तो आप मान लीजिए कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और बूथ स्तर तक, बल्कि पन्ना प्रमुख तक बनाती है। तो हमारा नेटवर्क जो है उसके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है। बिल्कुल सभी पार्टियों को बूथ लेवल का जो बिल्कुल जो नेटवर्क होता है उसके जरिए से उन्हें कहीं ना कहीं इशारे मिलते ही हैं। ज़ेबा जी कुछ रिएक्शन देना चाह रही हैं? ज़ेबा यास्मीन, 7वें मरहले में हम इसलिए सम्मिलित हो रहे हैं कि हम पास ही नहीं बल्कि डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास होंगे और अगली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। चलिए ये तो देखिए अभी एग्जिट पोल भी आने वाला, उसमें भी तस्वीर साफ होगी और बिल्कुल 23 तारीख को तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिनेश जी, ज़ेबा यास्मीन कुछ रिएक्शन आप देना चाह रही हैं? अब अबू हुरैरा जी, आपका एग्जिट पोल तो 5:30 पे आएगा, इन्होंने 5:20 पे ही अपना एग्जिट पोल सुना दिया है। ये जिस तरीके की डेफिनेशन दे रहे हैं सारी पार्टियों के लिए और हमारी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के लिए, ये इनकी पर्सनल डिक्शनरी है। दूसरी चीज, आतंक अगर ये कह रहे हैं कि इनके कार्यकाल में आतंकवादियों से तो मुकदमा आपके गौ हत्या के नाम पे जितनी सुप्रीम कोर्ट का गौ हत्या के नाम से जितने मासूम आपकी कार्यकाल में मारे गए हैं, इतने कभी इतिहास में नहीं मारे गए। गौ हत्या के नाम पे आपने आतंक फैलाया है और आज अपनी गौ माता को भी आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आतंकवाद वहीं तक रह गया, नक्सलवाद 9 जिले में मात्र रह गया। ये 5 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार की गौ हत्या आतंकवाद नहीं है, गौ हत्या आतंकवाद नहीं है। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? गौ हत्या, राम मंदिर 370 पे अपना नजरिया तो बता दीजिए। हमारा तो नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल आप अपना नजरिया तो बताइए। हम तो देखिए आपका नजरिया स्पष्ट है, तभी उन मासूमों को आज तक न्याय नहीं मिला है। जितने किसान आज तक फांसी लटक गए हैं, किसी को न्याय नहीं मिला है। जब किसानों की बात